नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बेयरेक्ट स्टडी करने जा रहे हैं। हम ये सीखने जा रहे हैं कि बेयरेक्ट को हम कैसे याद करें और बेयरेक्ट पर हम कैसे अच्छी कमांड करें। ऐसा मैं क्यों बताने जा रहा हूँ, वो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स कि अगर हम सिविल जज बनना चाहते हैं या एडवोकेट अर्थात लॉयर वकील बनना चाहते हैं या फिर हम लॉ में प्रोफेसर लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए सबसे आवश्यक और अनिवार्य है वो है बेयरेक्ट स्टडी। तो बेयरेक्ट स्टडी के बिना ना तो हम जुडिशियल एग्जाम निकाल सकते हैं, ना बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं, ना ही बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं। दूसरों के नोट्स पर डिपेंड होकर हमें अपनी लाइफ आगे कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह की बेयरेक्ट हम बात करते हैं, बेयर एक्ट क्या होता है। बेयर का मतलब अगर हम लिटरली देखें तो इसे हम अनकवर्ड भी कहते हैं, और अगर हम एक्चुअल अपने लीगल सेंस में इसका यूज करें तो बेयर का जो अर्थ होता है माय डियर फ्रेंड्स वो होता है ओरिजिनल, फाउंडेशन, ओरिजिनल चीज। तो एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा लॉ जिसे लेजिस्लेचर ने बनाया हो, ईदर बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज बेयरेक्ट। एक ऐसा लॉ जिसे विधायिका के द्वारा बनाया गया है। अब हम बेयरेक्ट की स्टडी अगर जब करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम शुरुआत कर रहे हैं आईपीसी के बेयरेक्ट से। तो जब भी माय डियर फ्रेंड्स हम किसी भी एक्ट को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि उस एक्ट में कितनी धाराएं हैं और कितने चैप्टर्स हैं। तो जहां तक कि हम आईपीसी की बात करते हैं तो आईपीसी में माय डियर फ्रेंड्स 511 सेक्शंस हैं, 511 और 23 चैप्टर्स हैं। नंबर पहली बात। नंबर दूसरी बात, हमें ये जान लेना चाहिए कि इस किसी भी बेयरेक्ट का नंबर क्या है। तो जो आईपीसी है, आईपीसी का नंबर 45 है। तो आईपीसी का एक्ट नंबर 45 है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये आता है कि आईपीसी जो है वो पुरानी है, 1860 की बनी हुई है, इसलिए इसे गवर्नर जनरल की जो अनुमति है वो अपने आप में 6 अक्टूबर 1860 को मिली, जिसे हम महाराज्यपाल भी कह सकते हैं। अब आईपीसी लागू कब से हुए? आईपीसी 1 जनवरी 1862 से लागू हुई। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो प्रेजेंट सिनेरियो में जब हम किसी एक्ट को पढ़ते हैं तो ये जानना जरूरी होता है कि उसे अगर सेंट्रल का लॉ है तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति मीन असेंट ऑफ प्रेसिडेंट उसे कब मिली और वो एक्ट कब लागू हुआ। ये दोनों डेट हमें याद होना चाहिए क्योंकि ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम मीन सिविल जज, एडीपीओ, एपीपी एंड अदर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हम किसी भी एक्ट को जब पढ़ते हैं तो हमें उसकी प्रियम्बल पढ़ना चाहिए। प्रियम्बल मीन प्रस्तावना। प्रस्तावना से क्या पता चलता है? प्रस्तावना से एक्चुअली में हमें ये पता चलता है कि लेजिस्लेचर ने उस एक्ट को या उस संहिता, उस कोड को किस इंटेंशन के साथ बनाया है। मीन व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, विधायिका का आशय क्या है। नंबर दूसरी बात कि उस एक्ट, उस कोड का ऑब्जेक्ट क्या है। तो जब हम आईपीसी की बात करते हैं तो आईपीसी की आप प्रियम्बल देखिए माय डियर फ्रेंड्स, वो ये है, इसमें लिखा है कि भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना समीचीन है। अर्थात ये शब्द जो है, ये एक्सप्रेशन इसे अंडरलाइन करेंगे हम कि आईपीसी जो है इट इज अ जनरल पिनल कोड। ये जनरल पिनल कोड है माय डियर फ्रेंड्स। इसके हम ऐसे समझ सकते हैं कि आईपीसी एक कॉमन लॉ है, कोई स्पेशल लॉ नहीं है। आईपीसी लोकल लॉज पर और स्पेशल लॉज पर एप्लीकेबल नहीं होती है। अगर एक ही बात जनरल लॉ दैट इज कॉमन लॉ में दी हो और स्पेशल लॉ में दी हो तो स्पेशल लॉ ऑलवेज प्रिवेल्स टू कॉमन लॉ। अब माय डियर फ्रेंड्स, जब हम डायरेक्ट स्टडी करते हैं तो हमने अभी बताया कि हमें कितने सेक्शंस हैं ये पता होना चाहिए, कितने चैप्टर्स हैं ये पता होना चाहिए, उसे प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली, उस स्टेट का लॉ है तो गवर्नर की असेंट उसे कब मिली, और प्लस वो एक्ट लागू कब हुआ। अब मैं आईपीसी की बात करना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स। जब हम डायरेक्ट स्टडी करते हैं आईपीसी में तो जो जुडिशियल एग्जाम आप देखेंगे, जो सिविल जज का एग्जाम है, उसमें क्या होता है, पूरे बेयरेक्ट को रटना एग्जैक्ट सेम टू सेम पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का प्रोनाउंसिएशन स्टैट्यूट नहीं होता, उसे स्टैट्यूट कहते हैं। संविधियों का निर्वचन एक सब्जेक्ट होता है एलएलबी में, आप सभी ने पढ़ा होगा। जब हम उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये पढ़ने को मिलता है, नो वन हैज राइट टू डिस्टॉर्ट द लैंग्वेज यूज्ड बाय द लेजिस्लेचर, कि किसी भी व्यक्ति को विधायिका के द्वारा यूज की गई भाषा को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि ये भाषा को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का अधिकार न्यायालयों को भी नहीं दिया गया है। न्यायालय जो
हैं हमारे, जो माननीय श्रीमान न्यायालय हैं, वो लॉ का इंटरप्रिटेशन करते हैं जब लॉ में एम्बिग्यूटी होती है और उसका ट्रू मीनिंग एक्सप्लोर करके हमें बता देते हैं। क्यों? क्योंकि लॉ एक मीन्स है, लॉ एक माध्यम है। लॉ के माध्यम से हम क्या पाना चाहते हैं? लॉ का हाईएस्ट गोल है वो है जस्टिस। विद द हेल्प ऑफ लॉ वी वांट टू गेट द जस्टिस। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आईपीसी की। तो आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि जब आप डायरेक्ट स्टडी करोगे तो एंड और में बहुत डिफरेंस होता है। अब मैं आपको एक सेक्शन पर ले चलता हूं, वो सेक्शन है 302 इंडियन पीनल कोड। मीन हत्या के दंड के लिए ये सेक्शन बनाया गया है। आप ध्यान से देखिए, हत्या के लिए दंड। अब मैं आपको यहां पर ये चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि एंड और में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप किसी भी स्टेट का जुडिशियल एग्जाम दीजिए सिविल जज के लिए या एडीजे के लिए, तो अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेहतर अगर आप मध्य प्रदेश जुडिशरी देखें, जो हाई कोर्ट एग्जाम कंडक्ट कराता है सिविल जज का, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। या अगर या करके हमने 2-3 फैक्ट्स बताए हैं, तो 3 फैक्ट हैं, अगर और करके लिखे हैं तो 3 में से कोई एक की बात करना है। अगर एंड लिखा है तो तीनों में, अगर एंड लिखा है तो तीनों का फुलफिलमेंट होना मैंडेटरी है। अब जैसे हम 302 देखेंगे, इसमें लिखा है जो कोई हत्या करेगा, मृत्यु या आजीवन कारावास। ये जो शब्द यूज हुआ है या, अब यहां पर इसे अंडरलाइन कर दीजिए या इस तरह से इसे राउंड कर दीजिए। आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, और ये यहां पर और आया एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन, मीन भी दंडनीय होगा, जुर्माने से भी। इसका अर्थ क्या है कि बच्चन सिंह बनाम पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर की विरलतम से विरले मामलों की थ्योरी को डेवलप किया। अब माय डियर फ्रेंड्स, उसमें यह कहा गया कि भारत में मृत्युदंड ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाता, बिल्कुल दिया जाता। अगर वो केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आता है तो मृत्युदंड दिया जाता है, और यदि रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में नहीं आता तो हत्या के केस में, मर्डर के केस में आजीवन कारावास के प्रावधान है। तो अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आता है तो डेथ पनिशमेंट के यहां पर प्रावधान किए गए हैं, और अगर वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में नहीं आता तो आजीवन कारावास, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ टर्म यूज किया गया है। अब बात ये कि दोनों में से किसी एक को देना ये जज का डिस्क्रिशन रहेगा, कोर्ट का डिस्क्रिशन रहेगा, वो भी सब्जेक्ट टू द फैक्ट्स एंड अवेलेबल एविडेंस इन द केस, कि उस केस के फैक्ट्स क्या हैं और उसमें एविडेंसेस क्या अवेलेबल है, क्योंकि डिस्क्रिशन भी मनमाना नहीं हो सकता। ईपी रोयप्पा का केस है कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 एंड प्लस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि जो विवेकाधिकार है, जो विवेकाधिकार की जो शक्ति है न्यायालयों की, वो मनमानी नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं एंड ऑल्सो, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये ध्यान से देखिए माय डियर फ्रेंड, और जुर्माने से भी, तो यहां ये लीगल मैंडेट है, ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि अगर जज या कोर्ट डेथ पनिशमेंट जब पास करेगा तो पनिशमेंट सेंटेंस बन जाता है दंडादेश, तो डेथ प्लस फाइन, फाइन मैंडेटरी है, एंड ऑल्सो फाइन, जुर्माना भी लगेगा। अगर आजीवन कारावास कोर्ट देता है तो जुर्माना भी लगेगा। बस ऑप्शन ऐसे बनाया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एक ऑप्शन में होगा मृत्यु या आजीवन कारावास, एंड जुर्माने से भी दंडनीय होगा, एक में होगा मृत्यु और का मतलब एंड, तो वो ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि यहां पर दोनों में से किसी एक पनिशमेंट को अवॉइड करना ये उस केस के फैक्ट और एविडेंसेस पर डिपेंड करेगा, और ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है। लेकिन फाइन मैंडेटरी है, ये लीगल मैंडेट है, यहाँ कोर्ट को डिस्क्रिशन नहीं है। लेकिन फाइन अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन एक्सेस अत्यधिक नहीं होगा एज पर इंडियन पिनल कोड आईपीसी के अनुसार। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये टेक्निकलिटीज हैं कि जब भी हम आईपीसी की स्टडी करते हैं तो या किसी भी क्रिमिनल एक्ट को पढ़ते हैं तो एंड और में देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। आप एंड और OR पर फोकस जरूर करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए। इसी तरह माय डियर फ्रेंड्स अदर एस्पेक्ट भी हैं जो कि हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप बेल आइकन को प्रेस करें, एंड प्लस माय डियर फ्रेंड्स इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी कमेंट हमें दीजिए। थैंक यू सो मच।